तो जुडिशरी देखेंगे आज अपन, है ना। चलिए ठीक है, दिख रहा है ना वहां से स्क्रीन बराबर। देखिए जुडिशरी की बात करें या न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो नॉट नाउ, तो हमारे यहाँ कैसी जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना, एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या होता है, और है ना, यूनियन और स्टेट के लिए अलग अलग न्यायपालिका अपने यहाँ नहीं है ना, जुडिशरी एक ही है। ठीक है, एक हायरार्की में सारी चीजें चल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग चल रहा है। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका में, है ना, तो अमेरिका में क्या सिस्टम चलता है, अमेरिका में जुडिशरी अलग अलग होती है। ठीक है ना, हर स्टेट की अपनी अपनी जुडिशरी है, वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। प्लस वहां का जो अपने यहाँ तो है, लेकिन वहां पे क्या है, वो सेपरेट नहीं है, वो सब लॉज बदल जाते हैं, है ना, है ना। और फिर उसी के बाद उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, हमारे जो सारी जुडिशरी आती है वो किसके अंडर में आएगी, आपके सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आ जाएगी। उसके साथ साथ क्या चलेगा, उसके साथ साथ जो है सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर हम हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि जो है हमने पावर अलग अलग कर दी है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट की पावर अलग और हाई कोर्ट की पावर अलग। ठीक है, सारी जुडिशरी जो है एक ही पैटर्न में चलेगी, एक ही सिस्टम में चलेगी। उसके अलावा जैसे अगर हम बात करें कि अमेरिका में क्या सिस्टम चल रहा है, अमेरिका में क्यों अलग है, अमेरिका में जैसे हमने कहा है कि वहां का जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के लिए काम कर रहा है, उसके अलग नियम कानून चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या काम है, सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ काम है कि जो स्टेट का मुद्दा हो गया, या हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे के मुद्दे हो गए, तो सिर्फ वो उन्हीं को देख रहा है ना, बड़े बड़े काम ही कर रहा है। कहाँ का सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसलिए वहां का सिस्टम अलग है, हमारा ये वाला सिस्टम नहीं चलता। हमारे यहाँ सारी चीजें एक साथ चलती है, एक हायरार्की में सारी चीजें चलती है, इसलिए हम उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड या फिर एकीकृत न्यायपालिका। ये स्पष्ट हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए कैसे है, सबसे ऊपर कौन बैठता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके नीचे कौन आएगा, हाई कोर्ट्स है। फिर हाई कोर्ट्स के नीचे कौन आते हैं आपके, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी हम कह सकते हैं अलग अलग चलते हैं, जैसे सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, और आपके रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं। ठीक है ना, सिविल कोर्ट और आपके क्रिमिनल कोर्ट्स क्या अंतर है ना, हिंदी में उसको बोलते हैं दीवानी और फौजदारी। क्या अंतर है दोनों में, क्रिमिनल मामले, अरे वाह, क्या होते हैं सिविल मामले, जैसे एग्जांपल्स क्या कह सकते हैं, सिविल मामले के एग्जांपल क्या दे सकते हैं आप लोग, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फैमिली, मतलब जिसमें हम कह सकते हैं कि कोई क्राइम नहीं हो रहा है ना भाई, दो भाई आपस में लड़ लिए प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि आपका तलाक का मामला हो गया। ठीक है, ये सब क्या है आपके प्रॉपर्टी वाले रेवेन्यू में नहीं है, नहीं, रेवेन्यू जिसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, टैक्स का मामला है ना, बिल नहीं पेड किया, टैक्स नहीं भरा, रजिस्ट्री करा, वो तो रजिस्ट्री का मामला अलग है। रजिस्ट्री तो का मामला तो तब होगा ना जब डिस्प्यूट सॉल्व होगा कि रजिस्ट्री किसके नाम पर होनी है। अभी तो डिस्प्यूट ही चल रहा है कि रजिस्ट्री होगी तो किसके नाम पर होगी, है ना। तो ये मामला किस में जाएगा, आपके सिविल कोर्ट में। ठीक है, फिर क्रिमिनल, है ना, क्रिमिनल तो पता ही है सारे, है ना, क्राइम्स वाले, चोरी डकैती खून, है ना। फिर उसके बाद आपके रेवेन्यू वाले मामले हो गए। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम इस तरह से काम करता है। इसके नीचे सबऑर्डिनेट्स जो है काम करते हैं। रेवेन्यू में वही सारी चीजें जैसे मैंने बताया कि भाई टैक्स का मामला हो गया, टैक्स जैसे नगर निगम टैक्स, है ना, नगर निगम टैक्स नहीं भरा, ठीक है, बहुत समय से नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, फिर वो मामला कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा, है ना। तो कौन सी कोर्ट में जाएगा, कोई कोई क्राइम तो किया नहीं है आपने, बस किया है रेवेन्यू नहीं भरा, है ना, टैक्स नहीं भरा, इनकम टैक्स का मामला हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने कोई लाइसेंस लिया है, लाइसेंस की फीस नहीं भरी आपने, ठीक, वो सब मामले कहाँ जाएंगे आपके चेक बाउंस। चेक बाउंस तो नहीं कह सकते अपन, है ना, चेक बाउंस तो वो धोखाधड़ी में चला जाता है क्योंकि मामला उसका, है ना। चलिए ठीक है, कौन सा वाला चेक बाउंस, क्राइम में धोखाधड़ी का मामला है 420 है ना।
नहीं, लोन डिफॉल्ट को भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी क्या है, एक प्रकार से आपने जो है प्रॉमिस किया था लेकिन लोन नहीं लौटाया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब अपन शुरू करेंगे कहां से, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान में कहां पर दिया गया है, जो है पार्ट 5 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहां दिया गया है, पार्ट 5 में। अब पार्ट 5 के अंदर भी क्या दिया गया है, चैप्टर 4। पार्ट 5 के अंदर भी क्या है, चैप्टर 4। और चैप्टर 4 में आर्टिकल 124 से 147 है ना, 12 का 4। ठीक है, यहां पर क्या दिया गया है, पूरा आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है देखा जाए तो इसके पहले भी हमारे यहाँ कोर्ट सिस्टम चलता था, सुप्रीम कोर्ट चलता था आजादी के पहले भी, है ना। आजादी के पहले हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह बनाए थे, उसको हम कहते थे संघीय न्यायालय, या फिर हम कह सकते हैं फेडरल कोर्ट। अब फेडरल कोर्ट को ही हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में कब कन्वर्ट किया हमने, 28 जनवरी 1950, यानी कि जैसे ही हमने जो है हमारा गणतंत्र लागू किया, ठीक है है ना, उसके बाद हमको क्या लगा कि हमें एक सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है। ठीक, तुरंत हमने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट बना दिया 2 दिन बाद। ठीक, यहां तक स्पष्ट हो गई चीजें। अब आर्टिकल 124 है ना, 12 का 4 क्या कहता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, चीफ जस्टिस होना चाहिए, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। और जब हमने इस आर्टिकल को रखा था, यानी कि 26 जनवरी 1950 के लगभग, ठीक है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे, अन्य अदर 7 थे, है ना। तो ये 7 थे और प्लस 1, टोटल कितने हो गए, 8 थे, उस समय 8 थे। फिर हमने आर्टिकल्स में ही लिख दिया कि भैया अगर सरकार को लगे, यानी पार्लियामेंट को लगे, तो वो क्या कर सकता है, अपने जजेस की नियुक्ति कर सकता है, उनकी संख्या बढ़ा सकता है, नंबर ऑफ जजेस वो बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते प्रेजेंट में हमारे पास कितने हो गए, 34 हो गए। 34 में एक कौन है, सीजीआई, और प्लस 33 क्या है, अदर जजेस हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से प्रेजेंट में हमारे पास कितने हो गए, 34 जजेस हो गए। 34 जजेस की अगर हम बात करें, है ना। अब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहां बैठता है, दिल्ली में बैठता है। क्या दिल्ली के अलावा भी कहीं बैठ सकता है, बैठ सकता है ना, अगर उनको लगता है कि भाई जरूरी नहीं कि दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट लगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें कहीं और भी सुप्रीम कोर्ट लगाना है तो क्या हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके लिए हमने अलग से आर्टिकल हमारे संविधान में ही इसकी व्यवस्था कर दी गई है। आर्टिकल 130 क्या कह रहा है कि वैसे तो दिल्ली में लगेगा, लेकिन अगर सीजीआई, है ना, सीजीआई को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हमें कहां लगाना है, कहीं और लगाना है दिल्ली के अलावा, तो वो लगा सकता है, लेकिन बस उसको क्या करना पड़ेगा, एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, प्रेसिडेंट से। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। आप लोग नहीं लिख रहे, नहीं लिख लिख लिया चलो बढ़िया। हम्म 34, देखिए जब हमारा ये आर्टिकल बना था, है ना, 124 बना था, उस समय कितने जज थे, टोटल 8 थे। ठीक है, तो एक चीफ जस्टिस और बाकी के 7 अदर्स को मिलाकर हमने 8 किया था। इसी आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि अगर सरकार को लगता है कि हमें जजेस बढ़ाने हैं, तो उसी आर्टिकल के आधार पर सरकार ने समय समय पर, है ना, एकदम से नहीं बढ़ाया कि 7 से सीधे 34 कर दिया, वही पार्लियामेंट मतलब, हाँ पार्लियामेंट बढ़ाएगी, पार्लियामेंट लॉ वगैरह लाकर क्या करेगी, एक कानून बनाएगी कि हम जो है जजों की संख्या बढ़ा रहे हैं, जजों की नियुक्ति कर रहे हैं। धीरे 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 उन्होंने बढ़ाया, और बढ़ाते बढ़ाते अब प्रेजेंट में हम कहां तक आ गए, 34 जजेस तक आ गए। ठीक है,
बढ़े आगे। चलिए अब अपन देखेंगे इनका अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। कौन सा आर्टिकल? 1(2) का 4 का 2, है ना। 1(2) के 4 का 2, वो क्या बोल रहा है कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करने वाला है? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, सारे जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, अब इसी में कहा गया है कि जो है प्रेसिडेंट जो है अपॉइंटमेंट करने के पहले क्या करेगा? एक बार कंसल्ट करेगा, है ना, एक बार परामर्श लेगा। किससे? जजों से लेगा, है ना। जजों से जो है, जुडिशरी से, जो हम कह सकते हैं कि पूर्व जज हैं या हम कह सकते हैं वरिष्ठ जज हैं, उनसे क्या लेगा? एक बार परामर्श लेगा। इतना कह के इन्होंने जो है आर्टिकल क्लोज कर दिया। लेकिन अब परामर्श लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए, ये मामला आगे बढ़ा। ठीक, 1981 में, है ना, केस पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई परामर्श आप ले सकते हैं, लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट के लिए कि परामर्श लेना ही है ना, जो बाउंड नहीं है कि करना ही पड़ेगा। ठीक, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? फिर से मामला आया 1993 में। 1993 में जब मामला आया तो कहा गया कि नहीं, आपको जो है लेना ही पड़ेगा, परामर्श लेना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ ये क्या है? आपका बाउंड है, आपको करना ही पड़ेगा। किसको? राष्ट्रपति को आपको परामर्श लेना पड़ेगा, और परामर्श जो दिया जा रहा है, ठीक है, उसी के आधार पर आपको काम करना पड़ेगा। यहीं से कौन सा सिस्टम निकल कर आया? कॉलेजियम सिस्टम, है ना। तो कॉलेजियम सिस्टम में क्या बन गया? एक हम कह सकते हैं कि एक पैनल बन गई जजों की। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं? एडवाइस कर रहे हैं कि किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना है, ठीक, किसका ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजें कर रहे हैं। किसको प्रमोट करना है, किसको जो कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेजना है, किसको जज बनाना है। ठीक है, ये सारी चीजें अब कौन कर रहा है? आपका कॉलेजियम सिस्टम कर रहा है। ठीक, और 1998 में क्या कर दिया? कॉलेजियम सिस्टम को और ज्यादा हमने मजबूत कर दिया। ठीक है, 1998 में जब मामला गया तो 1998 कहा कि कॉलेजियम रहेगा, प्लस कम से कम जो है सीजीआई रहेंगे, और 4 आपके कौन रहेंगे? सीनियर जज रहेंगे, है ना। तो ये सब मिलकर क्या बन जाएगा? आपका कॉलेजियम बन जाएगा। और कॉलेजियम किसको, जो हम कह सकते हैं कि सलाह देगा? प्रेसिडेंट को सलाह देगा, है ना। किस मामले में सलाह देगा? अपॉइंटमेंट हो गया, ट्रांसफर हो गया, सभी चीजों के लिए जो है राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब चूंकि पूरा मामला किसके ऊपर चला गया था? जुडिशरी के ऊपर चला गया था, कि जुडिशरी ही क्या कर रही है? डिसाइड कर रही है कि कौन जज बनेगा, है ना, किसका ट्रांसफर कहां होगा। ठीक, तो कई बार क्या होगा, इसमें आरोप लगना चालू हो गए कि कॉलेजियम सिस्टम क्या कर रहा है? भाई भतीजावाद कर रहा है, कि जो सिर्फ अपने खास लोग हैं उनको ही लिस्ट दे रहा है कि ये इनको ही प्रमोट करना है। इसके लिए जो है फिर सरकार ने क्या किया? 2014 में कहा कि अपन एक नया सिस्टम लेकर आएंगे, जिसको क्या कहा? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, है ना। 2014 में इसको लाने की बात की गई। इसमें कहा कि भाई सिर्फ जज लोग ही डिसाइड नहीं करेंगे, प्लस इसमें जो ये हम कह सकते हैं कमिटी बनेगी, ये जो कमीशन बनेगा, इसमें क्या होगा? इसमें कुछ सरकार के लोग भी होंगे, और फिर ये सारे मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसको अपॉइंट करना है, किसका ट्रांसफर करना है, किसको कहां रखना है। ठीक है, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या है? गलत है ना। ये असंवैधानिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ क्यों जा रहा है? क्योंकि जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी तो वो फेयर डिसीजन लेगी। और अगर इस तरह का अगर कोई संस्था हम बना देंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें सरकार का इन्वॉल्वेशन बढ़ जाएगा। सरकार का जब इन्वॉल्वेशन बढ़ जाएगा तो सरकार क्या करेगी? सिर्फ उन्हीं जजों को प्रमोट करेगी जो सरकार के साथ होंगे, है ना, जो सरकार के लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ठीक, तो कहा कि यह मामला गड़बड़ है, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़े। लिख लिया? अरे वाह, इन लोगों ने लिख लिया, बहुत फास्ट है। तुमने भी लिख लिया? घर से ही? हाँ, कोई सोल्यूशन नहीं है। सरकार ने सोल्यूशन देने का प्रयास किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत मामला है। ठीक है, इंडि
अभी बताएंगे ना। चलिए, अब बात करेंगे किसके, टेन्योर के बारे में, है ना, कार्यकाल के बारे में। टेन्योर कितना होता है, 65 की एज तक वो जज बना रह सकता है ना, 65 की एज तक रहेगा। ये कौन सा कह रहा है, ये भी आर्टिकल 1(2) का 4 का 2, है ना, 1(2) के 4 का 2 कह रहा है। लेकिन पोस्ट कैसे खाली हो सकती है, पहली चीज वो क्या करे, रेजिग्नेशन दे दे। ठीक है, रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, ये कहां दिया गया है, 1(2) के 4 के 2 के ए में, है ना। 1(2) का 4 का 2 कह रहा है कि 65 साल तक आप रहोगे, लेकिन अगर आपको छोड़ना है तो आप क्या कर सकते हो, रेजिग्नेशन दे सकते हो। फिर क्या हो जाए भाई, डेथ हो जाए, है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको इंपीचमेंट करके उसको हटा सकते हैं। ठीक है, ये कौन कह रहा है आपका, 1(2) के 4 का 2 का बी। ए में तो रेजिग्नेशन खुद ही त्याग पत्र दे रहा है, ठीक है ना, ए में वो खुद ही रेजिग्नेशन दे रहा है, लेकिन रेजिग्नेशन नहीं दे रहा है और अपन को उसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, उसका इंपीचमेंट करेंगे 1(2) के 4 के 2 के बी। क्लियर हो गया। चलिए, अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो किसमें दिया गया है, 1(2) का 4 का 3। ठीक है, कल भी हमने देखा था 1(2) के 4 के 3 में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि वो क्या हो, सिटीजन हो, किसका, इंडिया का। ठीक है, उसी के साथ साथ हाई कोर्ट में कितने साल तक रहा हो, 5 साल तक, 5 साल क्या रहा हो, जज रहा हो, है ना, 5 साल वो जज रहा हो, या फिर 10 साल वो वकील रहा हो, है ना। चलिए, और साथ ही साथ में राष्ट्रपति को क्या लगता हो कि वो बहुत काम का आदमी है, उसको अच्छा नॉलेज है किसका, लॉ का। ठीक है, चलिए लिख लिया, आगे बढ़े। वन ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई करेगा, नहीं कोई एक चीज नहीं, ये सारी चीजें होनी चाहिए, सिर्फ इंडियन सिटीजन होने से काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, कोई एक इसमें से हटा देना ना, सारी होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। किस दोनों में से, इन दोनों में से। कोई डाउट किसके लिए, जुडिशरी के लिए, कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बनते, वही कॉलेजियम, कॉलेजियम रहता है, कॉलेजियम डिसाइड करता है। ठीक है, कि भाई पहली चीज कि उसके पास भारत की नागरिकता हो, ठीक है, मतलब जज है, ऑडिशन ऑब्वियसली वो नागरिक होगा। हम्म, हाँ देखिए, फिर उनकी जो है ना सारे जजों की प्रोफाइल बनती है ना, कि किसने कैसे काम किया है, क्या किया है, फिर वो कॉलेजियम जो है उसको देखता है किसने अच्छे काम किए हैं, किसने कौन कौन से बड़े बड़े फैसले दिए हैं, फिर उसके आधार पर उसकी प्रोफाइल वगैरह बनाकर उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर ऑलरेडी आरोप वगैरह लगे हुए हैं, है ना, उसकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, उसको प्रमोट नहीं करेंगे,
है ना। और कई बार जैसे कॉलेज में भाई भतीजावाद की वाली तो प्रथा चलती है, उसके ऊपर आरोप लगता ही है ना, कि साथ वालों को ही प्रमोट कर रहे हैं, किसी और को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें, है ना। और कभी कभी क्या करते हैं, जबरदस्ती प्रमोशन दे देते हैं। साउथ का आदमी है, उसको भेज दिया कहां पर, ट्रांसफर करके नॉर्थ ईस्ट भेज दिया, नॉर्थ ईस्ट वाले को भेज दिया, जाओ तुम चेन्नई हाई कोर्ट में बैठो, ठीक है। ऐसे जबरदस्ती जानबूझ के भी करते हैं। अभी बीच में एक मामला भी आया था, है ना। चलिए, हो गया यहां तक। चलिए, अब ये हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। आर्टिकल 1 to 4 के 4 में, है ना, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है ग्राउंड, किस ग्राउंड पे आप उसको हटा सकते हो। इंपीचमेंट कर सकते हो, लेकिन किस ग्राउंड पे कर सकते हो, है ना। किस ग्राउंड पे अपन कर सकते हैं, सिद्ध कदाचार, है ना, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, है ना, मिसबिहेवियर हो लेकिन कैसा हो, प्रूव्ड हो, साबित हो चुका हो, ठीक है, तो आप उसको हटा सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, वो इनकैपेसिटी, है ना, मतलब उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, अब वो इस लायक नहीं है कि वो जज बन सकता है, ठीक है। मान लीजिए उसके स्वास्थ्य बहुत लंबे से खराब है, ठीक है, अब जज साहब है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, तो वो उसको हम जज कैसे बनाएंगे, है ना। वो ठीक से, मान लीजिए मेंटली हेल्थ उसका ठीक नहीं है, वो चीजों को भूल जा रहा है बार बार, ठीक, तो ऐसे व्यक्ति को हम जज बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो अगर वो कैपेबल नहीं है तो उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, है ना। और उसको बोल रहे हैं कि त्याग पत्र दे दो, तो वो भी नहीं कर रहा है वो, तो हम उसको क्या करेंगे, आर्टिकल 124 के 4 से उसको हटा देंगे। लेकिन प्रोसेस किस में दिया गया है, उसके नेक्स्ट वाले में 124 के 5 में क्या दिया गया है, प्रोसेस, कि किस प्रोसेस से हम उसको हटाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस जो होगी वो कहां की जाएगी, पार्लियामेंट में, है ना। पार्लियामेंट में प्रोसेस की जाएगी। पार्लियामेंट में प्रोसेस क्या हो सकती है, कि हमारे पार्लियामेंट में दो चीजें हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा कहीं पे भी ये प्रोसेस शुरू की जा सकती है। किसकी प्रोसेस, जजेस को इंपीचमेंट करने की प्रोसेस, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोकसभा में इस प्रोसेस को रखते हो तो कम से कम 100 लोगों का क्या चाहिए आपके पास, सिग्नेचर चाहिए, समर्थन चाहिए, कि 100 लोग क्या करें, सिग्नेचर करके कि हाँ इस जज को हमें हटाना है, ठीक है। और यही प्रोसेस अगर आप किस में कर रहे हो, राज्यसभा में कर रहे हो, तो कम से कम कितने लोग चाहिए आपको, कम से कम 50 लोग चाहिए, जो सिग्नेचर करके क्या करें, कहें कि भाई इस इस जज को हमें हटाना है, इनको हटाना है। अब सिग्नेचर करके आप क्या करेंगे, एक नोटिस बनाकर किसको देंगे, हाउस का जो भी चेयरमैन होगा, जो भी चेयरपर्सन होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि आप लोकसभा में ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो लोकसभा का जो है हेड कौन कहलाता है, लोकसभा का स्पीकर कहलाता है ना। तो ये नोटिस बनाकर आप किसको दोगे, स्पीकर को दोगे। फिर स्पीकर देखेगा कि हाँ ये नोटिस ठीक है या गलत है ना। उसको लगता है कि हाँ सब कुछ सही है, तो उसको वो आगे की प्रोसीडिंग के लिए रखेगा, आगे की प्रोसेस उस पर की जाएगी। और उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो वहीं के वहीं उसको खारिज भी कर सकता है ना। इसका मतलब है कि स्पीकर के हाथ में डिसीजन होगा कि इसको कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू कर दे हम, ठीक है। वही है ये प्रोसेस अगर आप किस में कर रहे हो, राज्यसभा में कर रहे हो। तो राज्यसभा में कौन होता है हेड, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है ना। ठीक, वही क्या जिसको हम हिंदी में सभापति बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है। वो भी क्या करेगा, यही डिसाइड करेगा कि इसको कंटिन्यू करना है या इसको यहीं के हम खारिज कर दें, ठीक। चलिए, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए हम कह सकते हैं कि जो भी हेड है उसको लग रहा है कि हाँ ये सही है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो कंटिन्यू करने के बाद वो क्या करेगा, जब वो उसको प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा, है ना, उस मोशन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसके बाद एक जांच समिति बनाई जाएगी, ठीक है। उस समिति में लगभग लगभग कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे। अब 3 लोगों की जांच समिति बनेगी कि वाकई इसने मिसबिहेवियर किया है या नहीं किया है, या इसकी कैपेसिटी वाकई नहीं है जज बनने लायक। तो वो जांच समिति क्या करेगी, अपनी जांच करेगी। जांच करने के बाद क्या करेगी, वो अपनी रिपोर्ट बनाएगी। रिपोर्ट बनने के बाद किस में आएगी, आपके वही पार्लियामेंट में रखी जाएगी। और फिर उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत से, है ना, स्पेशल मेजोरिटी से आप उसको पास करना पड़ेगा, है ना। क्लियर हुआ। अगर ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाती है, ठीक, तो ये किसके पास जाएगी फाइनली, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट फिर फाइनली उस जज को क्या कर देगा, अपनी पोस्ट से हटा देगा। ये पूरी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी अगर किसी जज को आपको हटाना है तो। क्लियर हो गया, तो भी वही प्रोसेस,
सुप्रीम कोर्ट है ना, सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी और दूसरा न्यायाधीश ले सकते हैं। अगर सीजीआई के ऊपर ही मामला चल रहा है तो किसी और को बना देंगे उसकी जगह। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं कि पास्ट में किसी के ऊपर आरोप तो लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आरोप नहीं लगे। ठीक है ना, अभी 2018 ही में मामला हुआ था, ठीक है, दीपक मिश्रा के ऊपर, लेकिन उनको हटाया नहीं गया, है ना। मामला किसके पास गया? आपके सभापति के पास गया, सभापति ने उसको वहीं खारिज कर दिया। नोटिस निकला था लेकिन नोटिस को वहीं खत्म कर दिया गया। ठीक है, चलिए उस पर भी आएंगे अपन। ठीक है, और ज्यादातर मामलों में क्या होता है ना, जब इस प्रकार के नोटिस वगैरह निकलते हैं, ठीक, तो जज क्या करते हैं, खुद ही रेजिग्नेशन दे देते हैं जब देखते हैं कि मामला गंभीर हो रहा है। ठीक है, तो इस इम्पीचमेंट एक हम कह सकते हैं कि दाग टाइप का लग जाएगा उसके ऊपर कि भाई इम्पीचमेंट करके हटा दिया गया। जब देखते हैं कि ऐसा मामला ज्यादा हो रहा है तो खुद ही क्या कर देते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं। ठीक है, खासतौर से हाई कोर्ट वगैरह, इसमें सुप्रीम कोर्ट के मामले में जो है ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है। जनरली जो है एक ही मामला जो है देखने को मिला 2018 वाला, उसमें उनको जो है हम कह सकते हैं सरकार नहीं, या हम कह सकते हैं कि सभापति ने क्या कर दिया था, उस नोटिस को खारिज कर दिया था। नहीं नहीं, यहीं पे आएगा ना सारे। चलिए बड़े आगे। चलिए हो गया। चलिए, अब जैसे मैंने बताया कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को इस तरह से हटाया नहीं गया है। ठीक है, 1991 में क्या हुआ था, वी रामास्वामी, है ना, वी रामास्वामी के खिलाफ जो है नोटिस जारी हुआ था लोकसभा में, लेकिन वो लोकसभा में ही क्या हो गया, विफल हो गया, फेल्ड हो गया था, लोकसभा में ही उसको खत्म कर दिया गया था। फिर 2018 का मामला, जैसे मैंने आपको बताया कि दीपक मिश्रा के मामले में था, है ना, तो दीपक मिश्रा के ऊपर क्या हुआ था, ये जुडिशरी में पहली बार ऐसा हुआ था कि 4 जज, है ना, जिसमें रंजन गोगोई भी थे, ये 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, है ना। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। तो ये 4 जज निकल कर आए थे 2018 के मामले में। 4 जजों ने कहा कि जो दीपक मिश्रा है वो क्या कर रहे हैं, जो जुडिशरी की हम कह सकते हैं फ्रीडम है ना, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको खतरे में डाल रहे हैं। खतरे में कैसे डाल रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि कुछ खास पर्टिकुलर मामले, कुछ खास पर्टिकुलर हम कह सकते हैं केसेस कुछ खास जजों को ही दे रहे हैं, है ना, या जजों को सिर्फ खास जगहों पर ही ट्रांसफर किया जा रहा है कि उनको लग रहा है कि यार ये फेवर में जाएगा, है ना, या ये जो है सरकार के साथ मिलकर काम करेगा, तो कुछ खास जजों के साथ जो है इस तरह से वो व्यवहार कर रहे थे। ये मामला निकल के आया था। ठीक, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जजों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो विपक्ष ने क्या किया, विपक्ष ने जो है नोटिस जारी कर दिया। ठीक है, नोटिस कहां गया आपके, है ना, एम वेंकैया नायडू, उस समय कौन थे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे, तो कहां बैठते होंगे, राज्यसभा में। तो ये मामला कहां चला, राज्यसभा में चला, है ना। तो राज्यसभा में जब वो हम कह सकते हैं नोटिस गया, तो नोटिस जाने के बाद वेंकैया नायडू ने उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, कि बोले नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, फिर जो है पहली बार ऐसा हुआ था कि इनके लिए 4 जज निकल कर आए और चारों जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि ये मामला ठीक नहीं चल रहा है, जुडिशरी में चीजें ठीक नहीं चल रही है ना। चलिए, तो ये हमारे लिए उतना काम का नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट है, हमारी जुडिशरी का कैसा पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। तो नेगेटिव पॉइंट्स जो है एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना, क्योंकि एक प्रकार से हम
हम क्या कर रहे हैं, हमारी जुडिशरी की एक प्रकार से बुराई हो गई है ना। चलिए, तो बुराई वाली चीजें बहुत ही कम पूछी जाती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ओथ। हाँ हाँ, एक चैप्टर था जिसमें, हाँ, पूरा करना पड़ा। फिर एनसीईआरटी ने माफी भी मांगी उसके लिए, है ना, पूरी सारी बुक्स वगैरह वापस ली गई, है ना। तो नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ही कम जो है उसके ऊपर सामने आते हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं ना। अगर सरकार की तारीफ हो रही हो, कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ हो रही हो, है ना, उसमें अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं, तो उसके ऊपर प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करते हैं ओथ, है ना। तो ओथ किस में दिया गया है, है ना, 1 2 4 6, है ना, 1 2 के 4 के 6 में दिया गया है। ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट दिलाएगा, है ना। तो ये किसकी, संविधान की और न्याय करने की, है ना, इसकी ये ओथ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। चलिए, अब कौन आ गए, ठीक है। आर्टिकल 126, 126, 126 किसके बारे में बात कर रहा है, आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बात कर रहा है ना, एक्टिंग सीजेआई के बारे में बात कर रहा है। एक्टिंग सीजेआई कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, है ना। और प्रेसिडेंट किसी को भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा उसको करेगा, नहीं। उसको लगता है कि भाई सीजेआई अभी नहीं है, उसकी जगह हमें टेम्परेरी तौर पर, है ना, किसी और को रखना है थोड़े समय के लिए, तो वो किसी भी जज को अपॉइंट कर सकता है कि भाई कुछ समय के लिए तुम क्या बन जाओ, है ना, किसकी एक्टिंग करो, सीजीआई बनने की एक्टिंग करो, ठीक है, थोड़े समय के लिए जब तक वो नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एडॉक, एडॉक जज। एडॉक क्या होता है, हाँ, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ही किसी जज को, मतलब किसी को भी करने से मतलब है कि वो ये नहीं देखेगा कि सीनियर कौन है ना, वो उसको लगता है कि यार, हाँ, है ना, 33 में से कोई भी एक को वो बना सकता है, ठीक। फिर एडॉक, एडॉक क्या होता है ना, कोरम कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अगर हमें लगता है कि भाई जो है कि हमारे पास जजों की कमी है ना भाई, जैसे कहीं बेंच बननी है, ठीक है, वहां पर हमको लग रहा है कि 13 या 14 जज वहां पे बैठने चाहिए, ठीक है। अब वहां पर 13 जज हमको बिठाने हैं, लेकिन जजों की कमी पड़ रही है, 12 ही है, तो एक हाथ पकड़ के हम ले आएंगे एडॉक के रूप में कि भाई तुम भी बैठ जाओ यहाँ पर, ठीक है। ये कहां से लेके आते हैं अपन, है ना, 1 2 7, भाई हाई कोर्ट से ही लेके आना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी होते तो एडॉक की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कहीं से पकड़ के ले आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और साथ ही साथ में जिस हाई कोर्ट से अपन उसको उठा के ला रहे हैं, वहां का जो चीफ जस्टिस है उससे भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से किसी जज को हमने कहा कि भाई तुम थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए दिल्ली आ जाओ, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में बैठो, तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, उससे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, एक बार सहमति लेनी पड़ेगी, तब जाके हम उसको वहां से लेकर आ सकते हैं। क्लियर हो गया, ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है, 1 2 7, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। लेकिन ऐसे ही हम किसी को उठा के नहीं ला सकते, हम किसको उठाएंगे, जिसके पास क्वालिफिकेशन होगा कि वो क्या बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है ना। एडॉक का मतलब ये नहीं है कि ठीक है तुम्हारा जो काम नहीं कर रहा है, जो फ्री बैठा है उसको भेज दो, नहीं, जिसके पास प्रॉपरली क्वालिफिकेशन होगा कि भाई वो बन सकता है, यानी कि कम से कम 5 साल उसने क्या किया होगा, हाई कोर्ट के रूप में काम किया होगा, ठीक है, या 10 साल वो वकील रहा होगा, है ना, तो उसी को हम एडॉक के रूप में लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, फिर हम देखते हैं रिटायर्ड जज के बारे में, ठीक है। जजों की हमारे यहाँ कमी है, अब इस कमी को पूरा करने के लिए हमें लग रहा है कि भाई हमें जो रिटायर्ड हो गए उनको भी लेकर आना है,
ठीक है, क्योंकि हमारे पास जजों की कमी है। तो ये आर्टिकल 128 कहता है कि आप क्या कर सकते हो, रिटायर्ड जज को भी ला सकते हो। कहां बैठा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में लाकर बैठा सकते हो, लेकिन उसको सारी सुविधाएं तो देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन उसको हम उस सुप्रीम कोर्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, है ना, उसको हम सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे अभी 34 है या 33 है ना, हमने 2 रिटायर्ड जज को और ले आए कि भाई आप भी अभी क्या करो, थोड़ा समय के लिए 2-4 साल और देख लो, ठीक। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अब जो है हमारी संख्या 34 हो गई है या 36 हो गई है, 35 हो गई, ऐसा नहीं कहेंगे, वो 33 उतनी ही रहेगी, है ना। चलिए समझ में आ गया ये, ठीक है। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ही रिटायर्ड जज हम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पूछना पड़ेगा, किससे किससे पूछना पड़ेगा, इसमें रिटायर्ड जज से पूछना पड़ेगा, आना है कि नहीं आना है, ठीक है। अब हाँ, जबरदस्ती नहीं कह सकते, अब वो कह रहा है कि मैं तो शिमला में हूं, छुट्टी मना रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। बड़े आगे, हाँ, फोर्स फोर्स नहीं कर सकते उससे अपन को, हाँ, फोर्स की जबरदस्ती हमने एक नोटिस निकाल के दे दिया कि कल से आना है, ऐसा नहीं है, है ना। वो अलग मामला है, जब घटना का सुनवाई या उसके लिए जांच के लिए जब पैनल बनाई जाती है ना, नहीं, वो पैनल के ऊपर डिपेंड करता है ना कि मामला क्या है ना। अब रेल दुर्घटना के लिए हम रिटायर्ड जज को तो बुलाएंगे नहीं, है ना। बड़े आगे, चलिए अब इसके पावर्स देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के पास लगभग जो है 7 प्रकार के अलग अलग पावर है। जैसे ओरिजिनल जुडिशियरी, रेट जारी कर सकता है, ठीक है ना, एपिलेट है ये, ठीक है ना, एडवाइजरी देता है, ठीक है, कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स है ये, ठीक है, फिर जुडिशियली रिव्यू भी करता है, और इसके अलावा अलग अदर भी कुछ इसके पास पावर्स हैं, है ना। इन पावर्स को एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहला पावर क्या देखा अपन ने, ओरिजिनल जुडिशरी। ओरिजिनल जुडिशरी का मतलब है कि ओरिजिनली उसका काम क्या है ना, ओरिजिनली उसका काम क्या है, ये आर्टिकल 131 में दिया गया है, 131 में दिया गया है ना। 131 में क्या कह रहा है कि वो सारे काम जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं और नहीं होंगे, है ना, ऐसी सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं और हो ही नहीं सकती। जैसे कौन सी नहीं हो सकती, जैसे स्टेट और आपका जो है यूनियन के बीच में कोई विवाद हो जाए, है ना, वो कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है। एक साइड स्टेट आ जाए और यूनियन आ जाए, फिर उसके अदर साइड में कौन आ जाए, दूसरे स्टेट्स आ जाए, है ना, तो ऐसा कोई वाद विवाद आ जाए तो वो भी कहां जाएगा, आपके सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। या स्टेट स्टेट आपस में लड़ ले, है ना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में कोई वाद हो गया, है ना, बॉर्डर के लिए या फिर जनरली पानी के लिए होता है ना, जैसे आप देखा है ना कि भाई वाटर डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं,
है ना। हालांकि वाटर डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए अपन ने अलग से सिस्टम बना लिया है ना। तो इस प्रकार के कभी कोई मामला हुआ है ना बॉर्डर को लेकर कि भाई ये बॉर्डर यहाँ लगती है, ये गांव हमारे, ये तहसील हमारी है, वो कह रहा है कि ये तहसील हमारी नहीं है, इस प्रकार के डिस्प्यूट्स ये सारे कहाँ जाएंगे, आपके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और इस सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ओरिजिनल पावर है ना, या हम कह सकते हैं उसका ओरिजिनल जुडिशरी, जुडिशरी के अंदर में ये सारी चीजें आती है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। सात प्रकार में से फर्स्ट वाला होता है यहाँ पे। हाँ, 7 प्रकारों में से ये फर्स्ट वाला अपन ने देखा। वाटर डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए अपन ने एक अलग से ट्रिब्यूनल्स बना लिए हैं, है ना। वो ट्रिब्यूनल्स का काम ही है वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करना, ठीक है ना। ठीक है, और हर एक नदी के ऊपर अलग अलग ट्रिब्यूनल बन गए हैं, है ना, ऐसा कह सकते हैं अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कौन सा वाला है, रेट जारी करने का, है ना, आर्टिकल 32, है ना। 5 प्रकार की रेट जारी होती है, कौन कौन सी, सेश्योररी, ठीक है। चलिए ठीक है, उत्प्रेषण, चलिए, है ना। तो ये 5 प्रकार की रेट जारी होती है, ठीक है। किस लिए जारी होती है, क्यों जारी करते हैं, कब जारी करते हैं, है ना। फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए वो 5 प्रकार की रेट जारी करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया उसका, रेट जुडिसेक्शन, है ना। आगे बढ़े, इसमें तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है प्रिंस, ठीक है। 5 प्रकार के रेट पता है ना, कौन कौन से, हाँ नहीं उसको पढ़ो है ना, फिंगर टिप पे याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये वाले प्रश्न हमेशा बनते ही है, पांचों के पांचों जो है बहुत पूछे जाते हैं, है ना। आर्टिकल, हाँ ये उसमें भी पूछेगा ना, क्वेश्चन में यही तो पूछेगा कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है ना। बिल्कुल पूछेगा, है ना। हैबियस कॉर्पस कब होता है ना, मैंडेमस कब आता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। पांचों के पांचों तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन पांचों के पांचों कब यूज होते हैं ये भी पूछेगा, है ना। फंडामेंटल राइट्स में अपन ने डिटेल में पढ़ी है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। चलिए फिर तीसरे नंबर पे है एपिलेट जुडिशिक्शन, ठीक। अपील की जा सकती है ना। किस मामले में अपील की जा सकती है, पहला, जब मामला क्या हो, संविधान के या संवैधानिक मामला हो, या संविधान की व्याख्या करना है, हमें बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कह रहा है, ठीक है। तो जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के नीचे लोअर कौन कहलाएगा,
हाई कोर्ट कहलाएगा, है ना। तो हाई कोर्ट कई बार क्या करता है कि कहीं अगर उसको कुछ ऐसा लगता है कि यार इस मामले में संविधान आखिर क्या कह रहा है, तो वो किससे पूछ लेगा? सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेगा कि भाई तुम बताओ कि आखिर इस लाइन का मतलब क्या निकल के आता है, सही सही। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे सारे मामले जहां पर क्या लगता है आपको संविधान से संबंधित यानी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ केस है, तो उसको कौन देखेगा फिर? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे एक प्रोसेस के तहत जाता है, ऐसा नहीं डायरेक्ट आपको लग रहा है कि संविधान के संबंधित मामला और हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, है ना। वो एक चैनल के थ्रू जाता है। ठीक, वहां पर क्या होता है कि हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट जारी करता है, सर्टिफिकेट निकालता है, सर्टिफिकेट लेकर फिर कहां जाना पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है ना, उस पर भी आएंगे अपन। ठीक है, फिर कोई सिविल मामला हो, है ना, सिविल मामला आर्टिकल 133, है ना, 133 कह रहा है कि सिविल मामले में भी आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन इसमें भी वही चैनल फॉलो करना पड़ेगा। हाई कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट में ऐसा लग रहा है कि ठीक है कि भाई हाई कोर्ट ने अपनी डिसीजन दे दिया, लेकिन फिर आपने सुना होगा, कई बार न्यूज वगैरह में भी सुना होगा कि हाई कोर्ट ने डिसीजन तो दे दिया है, लेकिन समय भी दिया है कि इतने समय के भीतर आप क्या कर सकते हो, आपको अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता, हाई कोर्ट क्या करता है? एक सर्टिफिकेट जारी करता है, उस पर भी आएंगे अपन। ठीक है, उसके बाद क्रिमिनल वाला मामला हो, है ना, 134 कि भाई क्राइम से रिलेटेड अगर भी कोई मामला हो, है ना, वहां पर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो कहां जा सकते हो आप? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है स्पेशल अपील, है ना। स्पेशल अपील में जो है आर्टिकल 136 ये कह रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि भाई मामला चाहे उसमें डिसीजन आ गया हो चाहे वो मामला चल रहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यार इस मामले को अपन सुप्रीम कोर्ट में लाकर सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लाकर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट इसको एक बार फिर से देख ले, तो ये स्पेशल केसेस होते हैं, है ना। स्पेशल केस जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? सीजीआई के ऊपर, कि इसको अपन को देखना है कि नहीं। ठीक है, तो वहां पर सीजीआई अपने हिसाब से काम करेगा। ठीक, और यहां पर कौन सा? मिलिट्री से रिलेटेड अगर मिलिट्री कोर्ट का मामला है तो वो लागू नहीं होगा, है ना। मिलिट्री कोर्ट के मामले आप उठाकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं ला सकते कि मिलिट्री में मामला चल रहा है और सीजीआई को लगे कि नहीं उठा के ले आओ इसको सुप्रीम कोर्ट में बैठ के डिस्कस करेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते, है ना। इसके अलावा अन्य कोई भी मामला हो सकता है, उसको सीजीआई को लग रहा है कि यार इसको तो हमें डिस्कस करना चाहिए, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट पे डिस्कस करना चाहिए, तो उठा के ले जाएगा कहां पर? सीधा सुप्रीम कोर्ट में, है ना। जैसे कुछ गंभीर बड़े मामले होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए भाई कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, करोड़ों का फ्रॉड हो गया है ना, 10,000 करोड़ 12,000 करोड़ का वो मामला हुआ है, तो उसको हम जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं सुन सकते, है ना। उसको सीधा फिर सीजीआई क्या बोलेगा कि यार ये बड़ा मामला है, इसको सीधा कहां ले आओ? सुप्रीम कोर्ट में ले आओ। कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया, खतरनाक टाइप का कोई क्राइम हो गया, ठीक है, जैसे लग रहा है कि भाई इस मामले को अगर हम हाई कोर्ट में सुनेंगे, है ना, तो हो सकता है कि वैसा रिजल्ट ना निकल कर आए, इसको सुप्रीम कोर्ट में सुनना चाहिए, है ना। ये वाला मामला हो गया तो कहां बुला लेगा उसको? सुप्रीम कोर्ट में बुला लेगा। ये कहलाते हैं स्पेशल केसेस। ठीक है, ये आर्टिकल 136 में आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहां काम नहीं करेगा? जहां पर मिलिट्री हो, है ना। मिलिट्री कोर्ट का अगर मामला है तो उसमें आप उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं बुला सकते। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलिए। उसके बाद क्या है आपका? एडवाइजरी, है ना। एडवाइजरी कहां से होती है? आर्टिकल 143, है ना। ये कई बार पूछा चुका है, ठीक है, कि एडवाइजरी कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। ठीक है, किसको देगा? एडवाइस करेगा, राष्ट्रपति को एडवाइस करेगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, अभिलेख न्यायालय, है ना। इसको भी याद रखिएगा, आर्टिकल 129, है ना। 129 क्या कह रहा है कि कोर्ट क्या है? एक अभिलेखीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेखीय न्यायालय है, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने देखा होगा स्टेनो, है ना, स्टेनो वगैरह की भर्ती होती है ना, कोर्ट्स में। ठीक है, स्टेनो हो गए, और वो क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड वाले, है ना। ठीक है ना, वही होते हैं ना, स्टेनो होते हैं, शॉर्ट हैंड वगैरह लिखते हैं। तो वो क्या करते हैं, जितनी भी चीजें वहां पर कोर्ट में हो रही है सारी चीजों का रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से जब जज वगैरह जब अपना, हम कह सकते हैं कि डिसीजन मत सुनाते हैं, तो एक लाइन में नहीं सुना देते कि हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये गिल्टी है और मैं उसको
जो है इतनी सजा दे रहा हूं। ठीक है, जितनी भी सुनवाई होती है उनका सारा रिकॉर्ड बनता है कि आज ये सुना गया, इसके आधार पर मुझे ये लगता है, फिर कल ये सुनवाई हुई, ये सबूत रखे गए, इसके आधार पर मुझे ये लगता है। तो जितना भी हम कह सकते हैं डिसीजन निकल कर आता है, वो डिसीजन का पूरा एक बंच होता है ना। हमें न्यूज में सिर्फ लाइन सुनाई देती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये सजा दे दी, 14 साल की सजा दे दी या फांसी की सजा दे दी, लेकिन इसके पीछे पूरा रिकॉर्ड होता है। हाँ, है ना। तो वो जो है वो क्या करते हैं, हर एक चीज को रिकॉर्ड किया जाता है। वहां पर जितनी भी चीजें होती है कि इस वकील ने ये सबूत पेश किया, इस सबूत में ये बातें थी, उसके आधार पर मुझे ये लगता है, तो इन सारी चीजों के आधार पर वो अपना डिसीजन देते हैं ना, एक लाइन पे डिसीजन नहीं देते। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, रिकॉर्ड्स बन जाती है। और ये सारे रिकॉर्ड्स कहाँ काम आएंगे, आगे भी काम आते हैं। आगे भी काम आने का मतलब है, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27% ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए, है ना। ओबीसी आरक्षण के मामला चल रहा है कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, ठीक है, तो वो क्या बन गया, अब एक जजमेंट बन गया। अब वो जजमेंट सब जगह क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा, और वो सब जगह मान्य होगा, है ना। उसी जजमेंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर हाई कोर्ट ये कहे कि नहीं हम तो नहीं मानते, हमारे यहाँ तो केस चल ही रहा है अभी भी, ठीक है, तो हम उसको 27% नहीं देंगे, अभी तो बहस चल ही रही है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो वो क्या बन गया, एक पत्थर की लकीर बन गई, रिकॉर्ड बन गया। उसके बेस पर जो है अब हाई कोर्ट क्या करेगा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है सारी चीजें, उसके बेस पर हम यहां पर भी क्या अलग कर रहे हैं, 27% लागू कर रहे हैं। क्लियर हुआ। चलिए हो गया ना, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ अदर, जैसे आर्टिकल 71 कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव है और प्रेसिडेंट का चुनाव है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में और प्रेसिडेंट के चुनाव का अगर वाद विवाद हो रहा है ना, कि इनको ठीक तरह से नहीं चुना गया है या इनका इलेक्शन ही गलत है, तो ये मामला कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है ना। फिर उसी तरह से यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए, सदस्य हो गए, है ना, मेंबर्स हो गए, चेयरमैन हो गया, इनको इनके संबंध में अगर कोई मामला है, ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए इनको हटाया जाता है, इनको हटाने के लिए भी एक प्रकार से इंपीचमेंट वाला सिस्टम चलता है, लेकिन उसकी क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। तो जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल 137 क्या कह रहा है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, बदल सकना, है ना, कि भाई उसको लगता है कि पिछली बार मैंने कहा था कि हाँ कर सकते हैं, उसको फिर अभी लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपना डिसीजन बदल लेगा, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी कि 1991 में क्या हो रहा है कि भाई जो है राष्ट्रपति को जजों के अपॉइंटमेंट के लिए जो है जो वो सलाह ले रहा है वो बाध्यकारी है या नहीं। फिर उसके बाद शुरू में कहा गया कि नहीं है, फिर उसके बाद कह दिया कि नहीं वो तो जरूरी है, आपको तो मानना ही पड़ेगा, है ना। तो उसने क्या किया, जुडिशली रिव्यू कर लिया, चेंज कर दिया, ठीक है। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, उसका तो कुछ नहीं होगा लेकिन ये होगा कि कम से कम आगे की सजा तो नहीं मिलेगी है ना, ऐसे। हाँ, अब वो जो मृत्यु दंड हो गया तो फिर मामले केस ही खत्म हो गया है ना भाई। फिर अब क्या जुडिशियली रिव्यू करोगे भाई, केस ही खत्म हो गया, वो व्यक्ति ही नहीं है, तो फिर उसके ऊपर केस क्या बनता है ना। लेकिन हाँ, कुछ मामलों में जैसे बहुत सारे केसेस अगर आपने सुना होगा कि भाई 10 साल तक वो जेल में रहा, 20 साल तक जेल में रहा, फिर बाद में पता चला कि यार वो तो गिल्टी नहीं था, है ना। प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही है ना, जेल में खत्म हो जाते हैं। हाँ हाँ मैं यही बता रहा था कि वही सारी चीजें कि भाई किसी को बहुत सारे मामले ऐसे हम सुनते हैं, ठीक है, जिसमें जो है सजा हो गई है, काफी समय से वो जेल में है, और जेल में रहने के बाद पता चलता है कि भाई जो ये व्यक्ति है वो तो गिल्टी नहीं था, ठीक है। और कई बार ऐसे भी मामले आए हैं कि वो जेल में बंद है ना, जेल में बंद है और उसके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन उदाहरण के लिए भाई जिस मामले के लिए वो जेल में बंद है उसमें सजा होनी है 2 साल,
है ना, लेकिन मामला ही चल रहा है कितने साल से, 4 साल से, और वो बेचारा 4 साल से ही क्या है, बंद है, जेल में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फैसला नहीं आया, है ना। हर बार वो उसको जेल में भेज देते हैं कि अभी मामला चल रहा है, सुनवाई होगी, क्योंकि डेट्स भी आपने देखा होगा कि बहुत लंबी लंबी डेट मिल रही है। हाँ, ठीक है, उसमें भी फिर अगर उसको बाहर निकालना है तो फिर उसमें भी क्या होगा, उसको जो है अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट में, है ना। वहां का फिर उस वकील साबित करेगा कि अगर इस मामले में कोई दोषी भी हो भी जाता तो भी 2 साल की मिलती है उसको सजा, लेकिन अभी तो 4 साल से है ही। फिर जाके जज को अगर लगेगा कि हाँ चलो इसको फ्री करना चाहिए, तो ही होगा वो फ्री, है ना। ऐसे फ्री नहीं होगा कि अरे तुमको तो 2 साल की होनी थी, 4 साल से रह रहे हो यहाँ पे, चलो घर चले आओ, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, है ना, पेंडिंग केसेस जो चल रहे हैं कहां पर, हाई कोर्ट्स में, है ना, लोअर कोर्ट्स में जो पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकता है ये, है ना, कि कौन कौन से मामले पेंडिंग चल रहे हैं, क्यों पेंडिंग चल रहे हैं, किस लिए, क्या कारण है वो पेंडिंग चल रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो अपने लोअर कोर्ट से मांग सकता है। दूसरी चीज क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है इंटरप्रिटेशन कौन करता है, आपका सुप्रीम कोर्ट ही करता है ना, कि कुछ आर्टिकल में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इसका आखिर में मतलब क्या निकलना चाहिए। ठीक है, ये फाइनली वर्ड कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। ठीक है, उसके बाद कैसा, हाँ हाँ, किसी को भी, किसी को भी, मतलब 20 साल पुराना मामला भी निकल के आता है, ठीक है, तो भी उसको रिव्यू कर सकते हैं, है ना। या उसको लगता है कि कल मैंने कुछ गलत बोल दिया था, आज रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, तो वो भी ऐसा कर लेगा। एक ही बात है। आर्टिकल 13 किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, हटा देंगे, वो अपने आप हट जाएगा, है ना। इसी के बेस पर अब देखिए, अब जैसे कोई लॉ ऐसा बनाया गया जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो ये डिसाइड कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, यहां पे रिव्यू करेगा। चलिए उसके बाद ये सभी कोर्ट का क्या है, सुप्रिटेंडेंट है। सभी कोर्ट का क्या है, सुप्रिटेंडेंट है, यानी कि सारे कोर्टों के ऊपर ये बैठा हुआ है, इसने जो बोल दिया फाइनल, मेरे ही शब्द है शासन। चलिए आगे बढ़े, हाँ प्लीज। एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, इसको कॉन्फ्रेंस नहीं, अभी कहा अभी जय हिंद जय भारत आने में समय है। चलिए बढ़े आगे, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले कौन बने थे, है ना, एच जे कानिया बने थे 50 से 51 के बीच में, ये सबसे पहले बने थे, है ना। फिर उसके बाद कौन थे, एक और व्यक्ति थे, हालांकि पूरी लिस्ट है लेकिन लिस्ट में हम नहीं जाएंगे, जो खास खास है उसको देखेंगे। जैसे कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी के लिए, ठीक है, 68 से 70 के बीच में ये बने थे। ठीक है, ये क्या बने थे आपके, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने थे। ठीक है, फिर बाद में जाकर ये क्या बने, वॉइस प्रेसिडेंट भी बने। ठीक है ना, मध्य प्रदेश, है ना, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे और फिर बाद में जाके वॉइस प्रेसिडेंट बने थे। अब इतना मालूम नहीं है ना, रिटायर हो गए होंगे। देखिए पहले कौन थे इतना याद रखना है, इसमें याद क्या रखना है, जिसमें पूरी लिस्ट में अपन नहीं जा रहे कि कौन कौन बने अभी तक, है ना, कब से लेके कौन कौन बने। सबसे पहले कौन बने थे, कानिया जी बने थे, है ना, कानिया बने थे सबसे, है ना, 51
50-51 के समय में। फिर उसके बाद 68 में कौन बने थे, 68 से 70 के बीच में, है ना। इसमें ईयर भी याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा किसको, एम हिदायतुल्लाह को। एम हिदायतुल्लाह कौन थे, मध्य प्रदेश में क्या थे, है ना, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के क्या थे ये, सीजीआई थे, पहले भी थे, और ठीक है पहले मुस्लिम भी हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहां चले गए, आपके सुप्रीम कोर्ट चले। नहीं पूछता, पहले पूछता था ना। हाँ, पुराने ओल्ड क्वेश्चंस वगैरह में आप देखो, है ना, तो पहले मुस्लिम, पहली महिला, पहले सिख, पहले दलित, ठीक है, इस, है ना, ये सारे क्वेश्चन पहले बनते थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो हिदायतुल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये एमपी से थे, है ना, एमपी के हाई कोर्ट में थे, फिर हाई कोर्ट से कहां गए ये, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो ये क्या बने, वहां पे सीजीआई बने, सीजीआई बने, और उसी समय फिर वो क्या बने, आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने, और फिर रिटायर होने के बाद उनको क्या बना दिया गया, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है। ये हमको याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा जिन्होंने समय रहे वो कौन थे, आपके वायवी चंद्रचूड़, है ना। अभी बीच में एक और चंद्रचूड़ भी आए थे, है ना, वो उन्हीं के, है ना, वो उन्हीं के पुत्र थे, हाँ, ठीक है, वो उन्हीं के पुत्र थे। जनरली ऐसे ही आपको देखने को मिलते हैं, और इसीलिए जो है, हाँ, है ना, हाँ, तो इसीलिए क्या होता है कि कॉलेजियम के ऊपर इसलिए आरोप लगाए जाते हैं कि यार एक बार तुम कॉलेजियम में अगर, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव पहुंच गया, है ना, तो धीरे धीरे तुमको भी प्रमोट करके वहां तक पहुंचा ही देगा, ठीक। ये ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। उसके बाद कौन आए आपके, पीएन भगवती। पीएन भगवती को किस लिए याद रखना है, क्योंकि पीएन भगवती क्या लेकर आए थे, पीआईएल लेकर आए थे, है ना। पीआईएल क्या होता है, इसका मतलब, ठीक है, और अगर नहीं लगी तो, कोई नहीं गया लगाने तो, सुमोटो एक्शन, है ना। तो ये सारा मामला कौन लेकर आए, पीएन भगवती जी, है ना, भगवती सूत्र लेकर आ गए, ठीक है। उसी के साथ साथ ये कहां गए थे, आपके इंटरनेशनल कोर्ट में भी बने थे, है ना, इंटरनेशनल कोर्ट में भी ये जज बने थे। इंटरनेशनल कोर्ट कहां पर है, ठीक है, चलिए, क्या, देखो सर्च करो, एक मिनट, चलिए आगे बढ़े। बस हो ही नहीं वाला, आने ही वाला है। लिख लिया, आगे बढ़े, लिख लिया, चलिए, 6 बजे, सुबह 6 बजे, क्या 6 बजे से क्लास लग रही थी, अरे वाह बहुत बढ़िया, और पढ़ो फिर। अरे आज पूरा जुडिशरी खत्म करना है अपन को, अरे आज पूरा खत्म करना है सर, देखो सर ने मुझसे कहा है पूरा खत्म करके जाना आज, हाँ, ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लो, ठीक है, ब्रेक के बाद भले ही कंटिन्यू करना, ठीक है, लेकिन आज जुडिशरी खत्म करके जाना है। थोड़ा सा बचा है, ज्यादा नहीं बचा। अरे मैं दिखा देता हूँ ना कितनी स्लाइड बची। अरे ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है भाई, ये देखो आगे, जय हिंद, आगे। ज्यादा नहीं है, ठीक है। अरे नहीं, आज जो है अपन ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद मिल लेना, उसके बाद सर की भी क्लास लगेगी ना। नहीं देखो, कल कल नहीं क्लास ले पाया था ना मैं, है ना। ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लो आप लोग, ठीक है, कितने मिनट का,
कितने मिनट आप लोग बताओ, कितने ब्रेक चाहिए? लो 15 मिनट का ब्रेक ले लो, है ना? 11:45 सब अपन मिलेंगे यहीं पर, ठीक है? बिल्कुल। ठीक है। चलिए।